नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। इसमें अपन चालू करने वाले हैं इतिहास। इतिहास बेसिक रूप से कहा जाता है कि ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करने वाले हैं कि इतिहास आपको ना कि समझ में आए बल्कि आप जैसी वीडियो देख रहे हैं तुरंत आपको याद भी हो जाए। उसके लिए सबसे पहले अपन चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट क्या है कि इतिहास का जनक कौन है। आप सब लोगों को पता होगा इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्लियर। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है कि इतिहास को 3 पार्ट इतिहास के रखे गए हैं। आप सब लोग जानते होंगे 3 पार्ट कौन कौन से हैं। प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। इतिहास के 3 पार्ट हैं, सब लोग जानते हो आप। अब एक और आपने पार्ट देखा होगा इसका, 3 पार्टों में और डिवाइडेशन है इसका। प्राक इतिहास, दूसरा पार्ट है इसका, पहला क्या है प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। अब देखिए, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट। एक पार्ट है इसका प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आपको ये पता हो कि आखिर ये डिवाइडेशन किया किसने। ठीक है। तो इस डिवाइडेशन में एक जर्मनी के एक इतिहासकार थे। कहाँ के थे? जर्मनी के इतिहासकार। उनका नाम था सेलियरस। क्या नाम था उनका? सेलियरस। जर्मनी के इतिहासकार सेलियरस ने इनको 3 पार्टों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्लियर। अच्छा, दूसरा जो इनके अंतर्गत पार्ट है प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। यहाँ से क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट कि प्राक इतिहास में क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं है इसके। क्लियर। इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। और इतिहास लिखित भी है, पुरातत्विक साक्ष्य भी हैं, सब कुछ इतिहास में है। क्लियर। मतलब इसका क्या हुआ कि प्राक इतिहास में कुछ है ही नहीं है, मतलब लिखा हुआ कुछ है नहीं है। आद्य इतिहास में क्या है, लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब कैसे? उन्होंने ऐसे वैसे कुछ लिख दिया इस तरीके से। अब इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पा रही है कि आखिरकार लिखा क्या है। जैसे आप देखो कि डॉक्टर जब कुछ भी चीज़ें लिखता है तो लगभग कुछ लोगों को ही पता चलती है, लेकिन ये ऐसा लिखते थे कि ये किसी को भी नहीं पता चल पा रहा है, आज तक नहीं पता कर पाए कि ये आखिर लिख क्या रहे हैं। तो इस जहाँ ऐसी लिपि लिखी हुई है तो उस समय को बोला गया आद्य इतिहास। और इतिहास का मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जहाँ पर पूरी तरीके से लिखित जानकारी, पुरातत्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, सब कुछ है, वो सब कहलाता है इतिहास। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे की यदि बात करें इतिहास की, तो देखो इतिहास में सबसे पहले बात आती है भारत। अपन इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अच्छा, भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए, आजकल एग्जाम में वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जहां अपन जो क्वेश्चन अपन छोड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, भारत में क्या है, भारत के कुछ नाम हैं अलग अलग। पहला नाम है भारतवर्ष। क्लियर। दूसरा नाम है जम्बूद्वीप। दो नाम आपने सुने होंगे, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप। तीसरा है इंदे, चौथा है हिंद और 5वां नाम है हिंदुस्तान। अब देखो यहां से कैसे फैक्ट, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे फैक्ट यहां से पूछेंगे। देखिए, भारतवर्ष जो नाम था, यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि किस समय पर इंडिया को या भारत को भारतवर्ष नाम से जाना जाता था, या कौन से स्रोतों में इसको भारतवर्ष नाम लिखा गया। ना इंडिया लिखा, ना हिंदुस्तान लिखा, केवल भारतवर्ष लिखा है। तो जो अपने महाकाव्य और पुराण हैं वहाँ पर भारत का नाम क्या लिखा हुआ है, महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम लिखा हुआ है भारतवर्ष। बात क्लियर। अगला देखिए जम्बूद्वीप। देखो, जम्बूद्वीप जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में भारत को किस नाम से जानते थे? जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। मतलब कौन सा भारत हो गया? प्राचीन भारत में जम्बूद्वीप। अगला इंदे। इंदे कौन कहता था? यूनानी लोग जो आए थे वो इसको क्या कहते थे? भारत को इंदे बोलते थे। क्लियर हो गया। इसके बाद हिंद कौन बोलते थे? जो अरब कंट्री के जो लोग थे वो इसको हिंद बोलते थे। और हिंदुस्तान मध्यकाल में बोला जाने लगा, मध्यकाल में हिंदुस्तान। देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा
यूनानी लोग भारत को किस नाम से संबोधित करते थे? ये 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यूनानी लोग किस नाम से संबोधित करते थे, इंदे से। क्लियर? तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, महाकाव्य पुराणों में इसको क्या कहा जाता था? भारतवर्ष। ठीक है, जम्बूद्वीप कब कहा जाता था इसको? प्राचीन भारत में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। इंदे, यूनानी लोग इंदे बोलते थे, और हिंद इसको क्या बोलते, जो अरब लोग क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे। और हिंदुस्तान मध्यकाल में बोला जाने लगा, और उसके बाद इंडिया, अंग्रेज लोग इसको इंडिया बोलने लगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे, देखो इसके आगे की क्या बात है कि अब देखो अपन ये समझ गए कि इतिहास के जनक कौन है, पता हो गया आपको, हेरोडोट्स। 3 भागों में बांटा गया, ये भी जानकारी आपको हो गई। किसने बांटा? सेलियरस। 3-4 बार इसका नाम लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सेलियस ने 3 भागों में बांटा। अगली चीज अपन ने क्या देखी कि भारत के कितने प्रकार के नाम। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे क्या आती है कि अब अपन प्राचीन भारत पढ़ने से पहले एक चीज ये देखें कि अपन को इतिहास को जानना है, तो उसके लिए स्रोत मतलब रिसोर्सेस कहाँ कहाँ से मिलेंगे जिससे अपन इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। देखो उसके लिए 5 चीज़ें हो सकती हैं, 3 से 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्या होगा? धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ से जानकारी मिल सकती है। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे, उससे जानकारी मिल सकती है। लिखित साक्ष्य होने चाहिए, उनसे जानकारी मिल सकती है। और कहीं भी यहाँ वहाँ कुछ भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जो विदेशी लोग आए हैं उन्होंने जो विवरण किया होगा वहाँ से इतिहास की जानकारी मिल सकती है। और साथ में जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, उनसे। देखो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है? जैसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी सिगरेट पीते थे। ये अपन को जानकारी आज कैसे मिली है? कहीं ऐसी पर्टिकुलर लिखा या ऐसा कुछ भी मिला, उससे भी जानकारी मिली। साथ में क्या है, कहते हैं कि जो म्यूजियम है दिल्ली में, वहाँ पर उनकी सिगरेट भी रखी गई है। तो उस पुरातत्व तो नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों से अपन को क्लियर भी हो जाएगा भविष्य में भी कि ऐसा है। मतलब क्लियर मेरे कहने का है कि जो अपन को पूरा इतिहास है उसकी जानकारी इन 4-5 चीज़ों से मिलती है। आगे बात करते हैं धर्म ग्रंथ। देखो सबसे पहले धर्म ग्रंथ में क्या आता है? अपना वेद आते हैं। क्लियर? क्या आते हैं? वेद। आज अपन वेद पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने नहीं वाले हैं अपन, इसको यही कहीं याद करने वाले हैं। आप केवल 10-20 मिनट दीजिए मुझे, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जितना भी आगे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए वेद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने फैक्ट हैं उतने अपन वेद के देख लेते हैं। पहले तो इसको बनाया किसने? ये बनाया किसने? इस शब्द का आंसर नहीं है, क्योंकि वेद बनाए नहीं गए हैं। एक शब्द है वेदों का, आपने सुना होगा। एक मैं शब्द लिख रहा हूं यहाँ 2, एक लिख रहा हूं नित्य अपौरुषय। देखो ये शब्द क्या है कि ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों को कैसे, मतलब क्या कहा जाता है, और सीधा ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ये नित्य और अपौरुषय, इनका मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। इनका मतलब अपौरुषय का अर्थ ये होता है कि वेदों को ना ही किसी इंसान ने लिखा है, ना ही किसी देवता ने लिखा है। ये अपने यहाँ पता नहीं कब से ये चले आ रहे हैं। अच्छा, इनका एक चीज है, संकलनकर्ता का नाम आता है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए, संकलनकर्ता का सेंस क्या होता है? ये हिंदी शब्द अपना संकलनकर्ता, इसको अपन जनरली बोलते कि बाइंडिंग या कलेक्शन किसने किया, तो महर्षि नाम आप लिख सकते हो, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये रचयिता नहीं है वेद के, द्वैपायन वेद व्यास, ये वेद के रचनाकार नहीं है, ये वेद के क्या है? संकलन करता है। ये आप विशेष ध्यान देना कि जब भी ये क्वेश्चन आए कि वेद की रचनाकार कौन है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो, ये हो, इसको टिक नहीं करना है, इनको टिक नहीं करना, क्योंकि ये वेद की रचनाकार नहीं है, क्योंकि वेद का रचना किसी ने नहीं की। ये अपने वेदों में है कि वेद की रचना किसी ने की। इनको नित्य और अपौरुषय कहा जाता है, कि सनातन धर्म इसलिए बोलते हैं कि बहुत पहले से चला आ रहा है, किसी को जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने इसको लिखा है। तो अपौरुषय का मतलब ये था किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। तो यदि क्वेश्चन आता है कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्लियर हो गया वेद का पहला। दूसरा वेद की चीज देखिए, दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट वेद से। अच्छा, वेद का उपदेश क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे जो वेद हैं उनका उपदेश क्या दे रहे हैं वो। एक शब्द में कोई 4 ऑप्शन। देखो उपदेश क्या है, आपने इस शब्द को हमेशा सुना होगा, वसुदैव कुटुंबकम। क्या है? वसुदैव कुटुंबकम, ये उपदेश है। हमारे वेद का जो उपदेश है क्या है? वसुदैव कुटुंबकम है। अच्छा, इसका मैं अर्थ समझा दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा और उसका अर्थ मैं बता रहा हूं।
वसुदेव मतलब वसुदेव बना है वसुधा से, और कुटुंबकम मतलब कुटुंब से बना है ये कुटुंबकम। अब इनके अर्थ समझ लो आप, कुटुंब से बना है कुटुंबकम। वसुधा मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हो, पृथ्वी, और कुटुंब मतलब क्या होता है, परिवार। क्लियर? मतलब अपना उपदेश वो उपदेश ये देते हैं वेद कि जो हमारी जो थिंकिंग है वो वसुदेव कुटुंबकम की है, मतलब पृथ्वी ही हमारा परिवार है। मतलब पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, जो भी रिसोर्सेज, जो कुछ भी है, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। ये हमारे वेद हमको उपदेश देते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। तीसरी बात अपन यहाँ वेद से देखते हैं। तीसरा बात ये है कि जो ये वसुदेव कुटुंबकम है, इससे क्वेश्चन और पूछेगा कि सनातन धर्म का मूल संस्कार क्या है। 4 ऑप्शन दे दे, केवल यही पूछ ले कि सनातन धर्म का मूल संस्कार क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वसुदेव कुटुंबकम। क्लियर? चौथा फैक्ट ये है कि सनातन धर्म का मूल संस्कार क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। क्लियर? अगला फैक्ट इसका देखते हैं। ठीक है, देखो धरती ही परिवार है, ये तो आपको बता ही दिया। अगला फैक्ट इसका है, देखो जो भारतीय संसद भवन पुराना वाला जो बना हुआ, अभी जो नया बनाना है उसकी जानकारी नहीं, लेकिन जो पुराना संसद भवन बना है, तो जैसे ही आप संसद भवन में प्रवेश करोगे तो उसके प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से जर्नल क्वेश्चन बना सकता है कि भारतीय संसद के प्रवेश द्वार में इनमें से क्या लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय संसद के प्रवेश द्वार में क्या लिखा हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगला क्या है कि जो वेद हैं अपने, आप सबके सब जानते होंगे कि वेद कितने हैं, 4। क्लियर? चारों वेद जानते हैं। अब मैं आपको आगे, आप देखिए आगे मैं ये आपको ये याद करवाने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो वेद के अंदर है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वेद, चारों वेद मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले क्या है, ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में पहले यही चर्चा कर लेते हैं। जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादा नहीं इसको देखना, 3-4। देखो मैं पहले बता दूं ऋग्वेद अपन को जानकारी क्या देता है। देखो पहला इसका क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से दिया जाए कि ऋग्वेद क्या जानकारी देता है, तो आर्यों के बारे में ये जानकारी देता है। जो आर्य आए थे उनके बारे में जानकारी ये देता है। क्या जानकारी देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी इनका था उसका इतिहास भी है ऋग्वेद में। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है ईश्वर की महिमा का वर्णन ऋग्वेद में किया है। तो 2 फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए कि ऋग्वेद अपन को जानकारी क्या देता है कि आर्यों के बारे में पूरी जानकारी देता है, दूसरा ईश्वर की महिमा की जानकारी देता है। 2 चीज़ें ये हो गई। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें ऋग्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो ऋग्वेद में क्या है, ये इसको याद करना है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, और अगला क्या है, 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी है, 10,462 ऋचाएँ। ये आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसको रटना है। कैसे रटी गई थी, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो अब आपको लगता होगा मंडल, सूक्त, ऋचाएँ क्या हैं। देखो वेद में जो भी है, मंत्र हैं, गद्य में है, पद्य में है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये होता क्या, जैसे एक बुक है। क्लियर? इस बुक में आपने देखा हो, कोई सी भी बुक होती है उसमें पहले लिखा रहता है अध्याय। क्लियर? अध्याय के नीचे टॉपिक कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय के नीचे स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियों के नीचे लिखा हुआ है पर्वत। ठीक है, फिर पर्वतों का डिटेल, बिल्कुल एज इट इज यही है इसमें। अध्याय मतलब मान लो आपकी ये मंडल हैं, तो कितने अध्याय अपन कहते हैं, 10 अध्याय हो गए तो 10 मंडल हो गए। 1028 सूक्त मतलब इसके अंतर्गत ये जो भी चीज़ें लिखी हुई है 1028 हो गए। फिर 10,462 क्या लिखा हुआ है, ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब क्या होता है, मंत्र से होता है। अच्छा, 10,462 ऋचाएँ, तो इसके अंतर्गत ऋचाएँ भी लिखी है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऋग्वेद है, ये मंडल, सूक्त, ऋचाएँ, ये ऋग्वेद का एक फॉर्मेट है। क्लियर? और कुछ नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। देखो 3-4 फैक्ट हो गए। अब देखो 5वां और क्या ऋग्वेद में। देखो एक चीज़ ऋग्वेद की ये हमेशा याद रखो कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसका एक शब्द है, ये पर्टिकुलर शब्द है, इनको आपको रखना पड़ेगा कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, होर्त बोलते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ से कि ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या बोला जाता है, होर्त बोला जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में जो मंडल हैं, कुछ मंडल इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं लिख रहा हूँ। देखो उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से मंडल हैं, तीसरे के बाद आपका 8वां है, 9वां है और 10वां है। ठीक है, 4 मंडल केवल याद करने हैं, तीसरा, 8वां, 9वां और 10वां। जो देखो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट मंडल ऋग्वेद का यही है। तीसरे मंडल को जिसने लिखा है उनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरे मंडल के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है विश्वामित्र हैं। इन्होंने लिखा क्या तीसरे मंडल में? इतना इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी? इन्होंने लिखा कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र जी ने लिखा है। बात क्लियर समझ में आ गई? तीसरा मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र, यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखिए, जो ये 8वां मंडल है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से यदि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछेगा कि 8वें मंडल में वह कौन सा ऐसा मंडल है, ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें ऋचाओं को कहा गया है, और 4 ऑप्शन रहेंगे। तो देखो इसमें क्या गया है कि जो ये ऋचाएं हैं, ये सब हाथ से लिखी गई ऋचाएं हैं, इनको 8वें मंडल में एक शब्द दिया गया खिल। ऐसे शब्द बिल्कुल रट के रखना है क्योंकि यही शब्द है इंपॉर्टेंट। जैसे ये होर्थ है, खिल है, ये 2-4 बार पढ़ोगे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी गई ऋचाएं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। अब देखो 9वां मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, तो सोम देवता का। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और मंडल आ जाता है 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। चतुष्वर्ण समाज सब लोग जानते हो, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 समाजों के बारे में जो जानकारी है सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछता था। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है जिसमें चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। ऋग्वेद से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे भी क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब देखो आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद कौन सा आता है? ऋग्वेद के बाद अपन ले लेते हैं यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा वेद? यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो ऋग्वेद के पाठककर्ता को पढ़ने क्या पढ़ा? होर्थ पढ़ा। यजुर्वेद का जो पाठककर्ता है उसको बोलते हैं अथर्वयु। क्या बोलते हैं? अथर्वयु। खिल नाम अपन ने पढ़ा, होर्थ नाम पढ़ा, ये पर्टिकुलर शब्द हैं, होर्थ और ये अथर्वयु। अब देखो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें यज्ञ के नियम हैं, जो यज्ञ करवाए जाते हैं उनके नियम। आपने देखा होगा कोई भी कुछ भी अपन करते हैं, चाहे ये कथा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का एक प्रोसेस, एक नियम है, नियम के तहत हर चीज़ें चलती हैं। तो वो सब नियम किस में लिखे हुए हैं? यज्ञों के जो नियम, यज्ञों के नियम किस में हैं? यजुर्वेद में बताए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा यजुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यजुर्वेद का है कि ये गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यजुर्वेद का है कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। बस केवल इतना ही है, 3 पॉइंट याद करने हैं। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम और विधि विधान का वर्णन किया गया है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इसके जो पढ़ता है यजुर्वेद उसको क्या बोलते हैं? उसको अथर्वयु बोलते हैं। और तीसरा इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखते हैं। देखो आगे यजुर्वेद के बाद क्या आ जाएगा अपना? सामवेद लिख लेते हैं। देखो सामवेद में क्या है कि सामवेद का पहला इंपॉर्टेंट संगीत का जनक, सब लोग जानते होंगे आप इसको। क्या सामवेद में क्या है? संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, पहले पॉइंट। दूसरा सामवेद का है इसका जो पाठक करता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पर्टिकुलर शब्द है उद्रार्थ। देखो 3-4 ही शब्द आज मिले, ऐसे डेली आपको शब्द मिलेंगे, इन शब्दों को रट लो क्योंकि यहाँ से ही आपको हर चीज़ क्लियर हो पाएगी। पहला ऋग्वेद, पाठककर्ता होर्थ। दूसरा अपन ने पढ़ा था यजुर्वेद, पाठककर्ता अथर्वयु। सामवेद, पाठककर्ता उद्रार्थ। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब सामवेद हो गया। अगला इंपॉर्टेंट जो लास्ट वेद बचा अपन का अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या इंपॉर्टेंट है? अथर्ववेद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें केवल एक है इसका, इसमें है कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा सबसे इंपॉर्टेंट अथर्ववेद का है कि कन्याओं के जन्म की निंदा
कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद करता है। यही एक इम्पॉर्टेंट है अथर्ववेद का। और इसके पाठककर्ता की बात करें उसको भी अथर्वी ही बोला जाता है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हम इतिहास में करेंगे, आपको इस तरीके का डिटेल चलेगा। डिटेल के साथ साथ में अब आपको याद करवाया जाएगा जो कुछ इम्पॉर्टेंट और फैक्ट हैं। देखिए, अच्छा, ऋग्वेद मैंने अभी 4 वेद अपन ने पढ़े। एक पढ़ा ऋग्वेद, दूसरा पढ़ा अथर्ववेद, फिर पढ़ा सामवेद, दूसरा यजुर्वेद पढ़ा था अपन ने, कोई नहीं, अथर्ववेद, सामवेद, और चौथा है यजुर्वेद। अब देखिए इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन जो आजकल पेपर में आ रहे हैं। देखिए, अच्छा, इन वेदों को, जो वेद पूरे लिखे गए हैं, इनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। बात क्लियर हो गई? इनको समझने के लिए कौन से ग्रंथ बनाए गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? कुछ नहीं है इसमें भी। देखो, जैसे अपना भारतीय संविधान बना, संविधान को समझाता कौन है? जो बहुत सारी किताब है, जैसे अभी लक्ष्मीकांत की किताब है, लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है उसमें संविधान को डिटेल में समझाया गया, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत, पर्टिकुलर नाम उनका लक्ष्मीकांत। ऐसे ही जो ये पूरे वेद हैं, वेदों को समझने के लिए, ठीक है, बनाए गए थे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ करके वेद समझते हैं। अच्छा, इनके नाम थोड़ा सा ऐसे हैं कि जो बार बार अपन याद करते याद नहीं होते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2 मिनट आप रुकिए, आपको ये कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पहला ऐतरेय, दूसरा है कौशितकी, पहले मैं लिख देता हूं पूरे। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, सामवेद का है पंचविश, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरीय और शतपथ। अच्छा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अब देखो मैं आपको याद कैसे करवाता हूं। देखिए, जो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता ही दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? ये वेद जो थे इनको डिटेल में या इनको समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। अब देखो, ऐतरेय कौशितकी कैसे याद करेंगे? कुछ नहीं, इसको आपको इस लाइन को पूरी ऋग्वेद से यहाँ तक कैसे पढ़ना है, ये कैसा वेद है, या आप बोल सकते हो जनरली बोलो आप, ये कैसा ऋग्वेद है। बात समझ में आई मेरी? ये लाइन क्या बोल रहा आपको? ये कैसा ऋग्वेद है। क्लियर? अब देखो मैं कैसे याद होता है। ये से क्या हो गया? ऐतरेय, कैसे हो गया? कौशितकी। वेद या ऋग्वेद है, ये कैसा ऋग्वेद है। बात क्लियर हो गई? एक बार आप खुद अपने मन में बोलिए, ये कैसा ऋग्वेद है? ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। और कौन सा कैसा ऋग्वेद है? तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद हो गए आपको। अगला देखो, अथर्ववेद का क्या है? गोपथ। इसमें क्या आपको याद रखना है कि यदि गोपियों के चक्कर में क्या है, अर्थ की कमी हो जाती है। अर्थ मतलब जानते हो ना? अर्थ मतलब होता है धन। तो अथर्ववेद का क्या, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ क्या रहेगा? गोपथ। बात क्लियर हो गई? 2 याद हो गए। पहला क्या है? देखो, पहला है ये कैसा ऋग्वेद है, तो मतलब ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद। दूसरा क्या है? अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का क्या होगा? गोपियां यानी कि गोपथ। तीसरा देखो सामवेद, सामवेद का क्या है? पंचविश। तो कैसे? कुछ नहीं, आपको जर्नली इसको बोलना है 5 साम। 5 साम बोलो तो सामवेद पंचविश हो गया। अच्छा, अंत में क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 हैं, तो 23। अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि 23 में आकर के पूरा का पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। क्लियर? तो 23 मतलब क्या होता है? गुस्सा। 23 में आकर, गुस्से में आकर के आज पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया। तो तय से क्या हो जाएगा? तैतरीय, और सा से क्या हो जाएगा? शतपथ। और क्या कौन सा वेद पढ़ लिया? यजुर्वेद पढ़ लिया। तो 23 में आकर के यजुर्वेद पढ़ लिया, तो तैतरीय और शतपथ किसका हो जाएगा? यजुर्वेद का हो जाएगा। बात क्लियर? देखो, अब एक बार मेरे साथ में इस चीज़ को दोहराओ तो 1 सेकंड में पूरा का पूरा 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पहला ऋग्वेद, तो ये कैसा ऋग्वेद है? ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद है। दूसरा क्या है? अथर्ववेद यानी कि गोपियाँ, गोपथ अथर्ववेद का है। फिर क्या है? सामवेद। कितनी साम है? 5 साम, तो सामवेद पंचविश। और छठवां क्या है आपका? यजुर्वेद। तो 23 में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया, तो 23 से हो गया तैतरीय और सा से हो गया शतपथ। तो 23, तैतरीय और शतपथ किसका हो गया? यजुर्वेद का हो गया। क्लियर? याद हो गया? अब इसको
जैसे अब इसके बाद और 3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। पुराण आपने पढ़ी होगी, पुराणों में भी कहानियाँ हैं। क्या कहानियाँ हैं पुराणों में? जो उस समय के राजा थे, कुछ राजाओं की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो देखो पुराण में 3 पुराणे इंपॉर्टेंट है केवल, जहाँ से अपन को क्वेश्चन आता है। पहली क्या है? पहली पुराण का नाम विष्णु पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी पुराण कौन सी है? विष्णु पुराण पहली हो गई, मत्स्य पुराण दूसरी है, मत्स्य पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी हो जाएगी आपकी, पहली विष्णु पुराण हो गई, दूसरी मत्स्य पुराण। और देखो अब विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, और देखो विष्णु पुराण का, देखो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है आपकी मत्स्य पुराण। अब देखो इनको 2 को पहले याद करो। देखो विष्णु जी के क्या लगी थी? मोर लगी थी, मोर जानते हो ना, तो विष्णु जी के मोर लगी थी, तो इससे याद हो जाएगा विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। क्लियर हो गया? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश। मछली कैसी है? अंधी है, दिखता नहीं उसको। आप सिंपल से याद हो जाएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? अंधी, मतलब आंध्र सातवाहन वंश से। एक और जो मैं पुराण का नाम ले रहा था, वायु पुराण, वायु पुराण। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। देखो अब इसको कैसे याद करना है? वायु कैसी है? हवा में गुप्त रहती है, ठीक है, दिखती नहीं है। तो वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो समझ में ये लेक्चर समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। करना क्या है कि इसको अभी के अभी बस 2 मिनट में आप जाइए और एक बार लिख करके इन सब चीज़ों को जितना आपको याद आए लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कुछ चीज़ें अपन को याद हुई हैं। एक बार इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, लिख लेना है आप। जो मैंने ट्रिक बताई है कि विष्णु जी के मोर लगी तो मौर्य वंश हो गया। मत्स्य पुराण, मछली कैसी थी? अंधी थी, आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण, गुप्त वंश। तो वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? वायु कैसी? गुप्त रहती, गुप्त वंश। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। क्लियर? थैंक यू।